सबसे पहली बात तो है कि आपको नाइट्रेट के बारे में आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे। बच्चों जो भी नाइट्रेट होते हैं ना, मेटल नाइट्रेट, तो याद रखना मेटल नाइट्रेट के बारे में सबसे पहली चीज, मेटल नाइट्रेट आर सोल्यूबल इन वाटर। ये किसमें सोल्यूबल होते हैं बताओ? ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज आपको याद रखनी नाइट्रेट के बारे में, जो कि स्टेबल होते हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं लेकिन स्टेबल होते हो, ऑलमोस्ट स्टेबल होते हैं, ठीक है। क्या हुआ, क्या हुआ? दमयंती ने लिखा, हाँ कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर है, ठीक है, रिकॉर्ड लेक्चर करता हूँ और आज ही मैं अपलोड भी कर लूंगा। दो तीन स्टूडेंट एब्सेंट है तो आज ही रिकॉर्ड भी और अपलोड भी, ठीक है। सबसे पहली बात तो नाइट्रेट एक सोल्यूबल होता है पानी के अंदर और थोड़ा सा स्टेबल होता है, ठीक है ना, मेटल नाइट्रेट। और तीसरी बात, ये इजीली डिकम्पोज नहीं होता, इजीली डिकम्पोज, इसको हीट करने के बाद इजीली नॉट डिकम्पोज, डिकम्पोज। ये मैंने क्यों बताया, इसके ऊपर आपको दो तीन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहली बात मेटल नाइट्रेट के बारे में ये चीजें सबको क्लियर है। मेटल नाइट्रेट आर सोल्यूबल इन H2O, पानी में सोल्यूबल है। दूसरी बात बच्चों, इट इज अ स्टेबल। और तीसरी बात, ये इजीली डिकम्पोज नहीं होता। आपको पता है आप हीट करते हो तब जाके डिकम्पोज होता है, तो ये इजीली आपका डिकम्पोज नहीं हो सकता हीटिंग के बाद, इसको ज्यादा हीट करना पड़ेगा। हमने पढ़ा था ना 900 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। हम हीटिंग इफेक्ट जब पढ़ रहे थे नाइट्रेट का, तो वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा देना पड़ता था, इसीलिए इट इज नॉट इजीली डिकम्पोज। चलो बच्चों, मेटल नाइट्रेट के बारे में इतनी चीजें सबको क्लियर है? जल्दी बताओ हाँ या ना, यस और नो। क्लियर है सबको? ठीक है। अब आप मुझे बताओ, देखो मैं धीरे धीरे सबके डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ, इसमें बहुत सारे डाउट्स भी आपके कवर हो जाएंगे और साथ साथ कुछ नई चीजें भी बता दूंगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। आज का सेशन थोड़ा बड़ा चलेगा, तो आप क्या कर लो, अगर आपको खाना भी खाना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, सर होल्ड फॉर 2 मिनट, मैं अभी आई खाना लेके, और वैसे बैठ जाओ। आपको तो बस देखना है, ठीक है ना, कुछ भी करते हुए देखो आप, कोई बात कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अभी सिंपल चीजें चलने वाली, जो टफ चीजें थी, जो ध्यान देने वाली चीजें चीजें थी, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी बस सिंपल चीजें चलेंगी, यहाँ पे आपको बस एक बार आके ऐसे कान कान लगाना है, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब आपको पता है सल्फर, अगर सल्फाइड और रहा बच्चों, देखो सल्फाइड और रहा ना, इसको हमने अगर रोस्टिंग किया, आप खुद से बताओ, सल्फाइड और का अगर हमने रोस्टिंग किया बच्चों, तो आप मुझे बताओ क्या बनेगा, कौन सी गैस बाहर निकलेगी? SO2 गैस, यस और नो, एज अ बाय प्रोडक्ट। समझे या नहीं समझे? ये तो हमने कब, मतलब कोई भी सल्फाइड और अगर हो तो उसका अगर हमने रोस्टिंग किया, और इस SO2 की स्मेल होती है, मैं बता रहा हूं इसकी स्मेल होती है चॉकिंग स्मेल। अब चॉकिंग स्मेल का क्या मतलब है, जैसे हमें मतलब घुटन सी हो जाती है, समझ में आया? ये स्मेल होता है हमारा चॉकिंग स्मेल, SO2 का स्मेल। अब समझ में आया बच्चों SO2 का स्मेल? अभी देखो पी ब्लॉक में इसका स्मेल, आई थिंक मैंने वहां पे पंजेंट वगैरह, तो सही बात है भाई, जहां वहां पे भी मैंने जो चीजें पढ़ाई वो भी करेक्ट है, यहाँ जो भी पढ़ा है ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो उसमें आप कंपैरिजन मत करने लग जाना, सारी चीजें मैं करेक्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। SO2 की स्मेल थोड़ी सी चॉकिंग होती है, यानी कि उसमें उसकी एक खास स्मेल होती है, चॉकिंग स्मेल, ठीक है। चलो ये वाली क्लियर है सबको। सल्फाइड और को अगर मैंने रोस्टिंग किया बोले तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया, तो आपको पता है सल्फर और ऑक्सीजन रिएक्ट होके SO2 गैस बाहर निकाल देंगे। चलो क्लियर है सबको? बताओ जल्दी से, यहां तक की बातें क्लियर है? ओके बहुत अच्छे। अब सुनो, अरे 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 क्या कहाँ गया? ओके अब सुनो, सबसे पहले सबसे पहले देखो डाउट्स क्या था, मैं एक बार बता देता हूँ। देखो उन्होंने पूछा था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर की बातें चल रही थी। देखो बहुत एक दो बच्चों ने ये डाउट भेजा मुझे कि कॉपर के एक्सट्रैक्शन की बातें चल रही थी, और उन्होंने पूछा जब हमें मेटल मिलता है ना, मेटल, क्वेश्चन तो सुन लो आप, जब हमें मेटल मिलता है ना कॉपर, तो जब कॉपर मिलता है हमें, व्हेन वी ऑब्टेन कॉपर फाइनली, वहां पे कॉपर की जगह पे उन्होंने वर्ड यूज किया व्हेन वी ऑब्टेन मेटल फ्रॉम, कहां से मेटल मिलता है हमें? Cu2 कॉपरस ऑक्साइड के साथ। तो हम किसकी रिएक्शन इसके साथ करते हैं? तो ये आपका क्वेश्चन था कि कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ करने के बाद हमें कॉपर मेटल मिलेगा। तो आपके ऑप्शन लिख देता हूं मैं, ए बी सी डी। तो ऑप्शन देखो, Cu2O के साथ, Cu2S के साथ, CO के साथ, और बच्चों एक और लिख देता हूं FeO के साथ। जल्दी बताओ इनमें से हमें कॉपर मेटल किसके साथ, कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन, कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन बच्चों, कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन इनमें से किसके साथ होगी, तब जाके हमें मिलेगा कॉपर मेटल? जल्दी बताओ, मैसेज करके आप बता दो, सबके सब अपने अपने आंसर टाइप करके भेजो।
क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड। तो हाँ, और बताओ, जल्दी बताओ। वेरी गुड कोमल, बहुत अच्छे, ऐसे मेहनत करते रहो आप। इसका मतलब आपने मेहनत की अच्छे से। आप, मैंने कल ही बताया था Cu2S के साथ अगर मैं रिएक्शन करूं तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, SO2 बाहर निकल जाएगा। याद आया कुछ? याद आया? अभी बताओ जल्दी से। तो याद रखना, बहुत बच्चे गलती कर देते, तो याद रखना, जब हमें कॉपर मेटल मिलता है ना, मैंने बेसमराइजेशन में ये वाली रिएक्शन आपको अच्छे से मेंशन की थी, और मैंने लिखा था यहाँ पे कॉपर सल्फाइड किसके साथ रिएक्ट करेगा, कॉपर ऑक्साइड के साथ, और यहाँ पे SO कॉपर बच जाएगा आपका, बाकी सब SO2 के फॉर्म में बाहर। चलो हो गई क्लियर, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जल्दी बताओ, ये वाला क्वेश्चन सबको अब क्लियर होगा? हो गया? पूर्णिमा हो गया तेरा क्लियर? अभी ये डाउट, तेरा डाउट था ये, बोल जल्दी से। कॉपर सल्फाइड, कुप्रस सल्फाइड था, ठीक है ना उसका आंसर। चलो, ये मैं कल डिस्कस कर चुका था, ठीक है। अब देखो, एक और चीज याद रखना बच्चों, आप सबको पता है कि सल्फाइड और जो होते हैं ना बच्चों, सल्फाइड और जो होते हैं ना, सल्फाइड और, ये डाउट से सब, ठीक है ना, ये सबके डाउट से आप सबके, जो सल्फाइड और है ना, उनको हम कैसे सेपरेट करते हैं, कोई बता सकता है? इनको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? विच कॉन्सेंट्रेशन मेथड इज यूज, विच कॉन्सेंट्रेशन मेथड इज यूज, जल्दी बताओ। इन सल्फाइड और के लिए कौन सी कॉन्सेंट्रेशन मेथड हम यूज करेंगे? सब मैसेज करके बताओ, जल्दी से बता दो, जल्दी बताओ बच्चों। विच कॉन्सेंट्रेशन मेथड इज यूज सल्फाइड और के लिए? तो आप सबको मैंने अच्छे से बता के रखा है, बोलो फ्रोथ फ्लोटेशन, ठीक है ना, ये वाली, हाँ, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, ठीक है ना। कौन सी मेथड हम यूज करेंगे? हाँ सही है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। तो आप मुझे बताओ, सारे के सारे सल्फाइड और के लिए हम फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड यूज नहीं करते। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख देता हूं। गोल्ड सिल्वर अगर हो, याद रखना, गोल्ड और सिल्वर अगर हो, इनके सल्फाइड्स हो, बोले तो Ag2S, देखो Ag2S या फिर Au2S। बच्चों इन इन सल्फाइड, देखो देखो कुछ चीजें लेक्चर में छूट जाती है, तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन में, डाउट सेशन में सारी चीजें हम कवर करते चलेंगे, ठीक है ना। देखो, ये जो ओर्स होते हैं ना आपके गोल्ड या सिल्वर के, इन ओर्स के लिए हम लीचिंग यूज करेंगे, या फिर मैं बोलूंगा साइनाइड प्रोसेस, साइनाइड प्रोसेस यूज करूंगा इनको, इनके लिए। या फिर कौन सी टेक्निक यूज करूंगा, जल्दी बताओ? लीचिंग यूज करूंगा। समझ में आया सबको? तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि सल्फाइड और, ऐसा कौन सा सल्फाइड और है, सुनो, ऐसे कौन से सल्फाइड और है जिनके लिए हम फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस यूज नहीं करते? तो याद रखना, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है ना, इनके जो सल्फाइड के और हो गए ना, या फिर इसको बोला जाता है, देखो एजी, बोले तो सिल्वर, सिल्वर के लिए बोला जाता है अर्जेंटिनेट, अर्जेंटिनेट, अर्जेंटाइट, ठीक है ना, इसको आउराइड भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको इसको ये वाले आपके सिलेबस में मेंशन है। Ag2S को बोला जाता है अर्जेंट, क्या, अर्जेंटाइट, ठीक है ना। अब देखो, अब इसका कैसे सेपरेशन करेंगे सर? तो भाई सुनना अच्छे से। हमारे पास मान लो अर्जेंटाइट है ये वाला, सबसे पहले तो हम इसकी रिएक्शन साइनाइड के साथ करवाएंगे। कौन सा साइनाइड? आप ले लो, मान लो सोडियम साइनाइड है। बच्चों आप खुद से बताओ, आप खुद से बताओ, सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? मैसेज करके बता दो, सिल्वर कितने कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है? जब आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा था, तब अच्छे से मैंने पढ़ाया था कि सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। मैसेज करके बताओ सब, आप अपने आंसर मैसेज करो। स्पेशल एग्जांपल मैंने सिल्वर का लिया था, तो अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद आया होगा, तो सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कितना? 2, एक लीनियर होता है, यहाँ पे लिख देता हूं Na, देखो Na2AgCN2। अब सुनना, अब अच्छे से सुनना इस चीज को, मैं क्या बताना चाहता हूं। अब सुनना, इसकी रिएक्शन फर्दर हमने किसके साथ की? जिंक के साथ की। अब देखो, आपको पता है कि सर जिंक की रिएक्टिविटी सिल्वर से क्या है, बोलो, ज्यादा है, तो ये जिंक इस सिल्वर को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। और जैसे जिंक इस सिल्वर को रिप्लेस करेगा, आपके पास बन जाएगा Na2, क्या, Na2ZnCN2 प्लस हमारे पास मिल जाएगा सिल्वर, ये वाला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी यहाँ पे। तो इस तरह से हम सिल्वर को क्या कर सकते हैं, जल्दी बताओ? इस तरह से हम सिल्वर को सल्फाइड से क्या कर सकते हैं, जल्दी बताओ? सेपरेट आउट कर सकते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज, इसको हम साइनाइड प्रोसेस भी बोल सकते हैं, या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों।
जल्दी बताओ आप सबको ये वाली रिएक्शन समझ में आई या नहीं, जल्दी बताओ। आर्जेंटाइट को हम फ्लोटेशन से सेपरेट नहीं करते, इसको हम कौन से मेथड से सेपरेट करते हैं? साइनाइड प्रोसेस बोल सकते हो आप इसको, या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हैं। जल्दी बताओ, क्लियर है सबको? लीचिंग भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रिएजेंट यूज किया ना हमने, और दिस इज योर लीचिंग, दिस इज योर लीचिंग भी बोल सकते हो। चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, तो बहुत बच्चों का ये भी डाउट था सर कॉपर ग्लांस क्या होता है, ठीक है ना। तो याद रखना Cu2S, इसको ही दूसरा नाम क्या है बोलो? चाल्कोपाइट, चाल्कोसाइट, ठीक है ना। और चाल्कोसाइट को ही हम क्या बोल सकते हैं? कॉपर ग्लांस, ठीक है ना। तो इसका दूसरा नाम है कॉपर ग्लांस। ये वाली चीज भी आप साथ साथ याद कर लो, ठीक है। कॉपर ग्लांस किसको बोलते हैं? तो यही होता है आपका, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे से सुनो, अब अच्छे से सुनो। जिंक का हमें एक्सट्रैक्शन करना है, जिंक का हमें एक्सट्रैक्शन करना है कहां से? बहुत अच्छे डाउट है यहाँ सबके। जिंक का एक्सट्रैक्शन करना है कहां से? ZNS से। तो बताओ आपको कौन सी स्टेप करनी पड़ेगी? सबसे पहले तो आपको पता है सर जी, ZNS का हम क्या करेंगे? जल्दी बताओ, इससे हमें जिंक चाहिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे? रोस्टिंग करेंगे सर जी, तो हमें ZnO मिलेगा। और रोस्टिंग के बाद हम क्या करेंगे? जल्दी बताओ यार, रोस्टिंग के बाद क्या करेंगे? फॉलोड बाय द रिडक्शन। तो ये वाली चीज आपको याद रखनी है, ठीक है ना बच्चों? बोलो क्लियर है सबको? बोलो क्लियर है सबको? ये तो हमने कल ही तो पढ़ा, रोस्टिंग फॉलोड बाय द रिडक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते, आपके सारे क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं, ये डाउट्स के सारे धीरे धीरे हम सारी चीजें क्लियर करते चलेंगे, आप बस सुनते रहेगा। अब सुनो, अब सुनो, जोन रिफाइनिंग, रिफाइनिंग मैंने पढ़ाई थी बच्चों आपको। बच्चों रिफाइनिंग याद आई सबको? रिफाइनिंग बोले तो हमें प्यूरिफिकेशन करना होता है, जो भी आपका मेटल मिलता है उसका प्यूरिफिकेशन करना पड़ता है। तो याद रखना, एक मेथड है रिफाइनिंग का, उसका नाम है जोन रिफाइनिंग। अब यहां से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जोन रिफाइनिंग। देखो आज मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है ना बच्चों। जोन रिफाइनिंग में क्या होता है, सुनना अच्छे से, ठीक है ना, बहुत अच्छे से सुनना। सबसे पहले तो सुनना अच्छे से, एकदम अच्छे से सुनना। इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल क्या है सर? ये किस बेस पे? प्रिंसिपल ऑफ जोन रिफाइनिंग, देखो यहां पे लिख देता हूं मैं बच्चों, व्हाट प्रिंसिपल ऑफ जोन रिफाइनिंग। प्रिंसिपल ऑफ जोन रिफाइनिंग क्या है? तो ये किस किस बेस पे, मतलब किस प्रिंसिपल के बेस पे काम करती है? तो याद रखना, जो इंप्यूरिटी होती है ना, इंप्यूरिटी विच इज सोल्यूबल इन मेल्ट मेटल, मतलब जो पिघला हुआ मेटल है, जो लिक्विड फॉर्म में मेटल है, हम बोल सकते हैं जो मेल्ट मेटल है ना, उसमें इंप्यूरिटी इज सोल्यूबल इन मेल्ट मेटल, बट इंप्यूरिटी इज नॉट सोल्यूबल, या फिर मैं बोलूंगा लेस सोल्यूबल इन सॉलिड मेटल। इस प्रिंसिपल पे बेस है। सबसे पहले ये स्टेटमेंट सब पढ़ लो, क्या लिखा बच्चों मैंने? जोन रिफाइनिंग इज बेस्ड ऑन impurity is soluble in melt metal but less soluble in solid metal। मतलब मेटल अगर हमने मेल्ट किया तो उसके अंदर इंप्यूरिटी सोल्यूबल होते जाएंगी, और मेटल को अगर मैंने सॉलिडिफाई किया तो उसके अंदर इंप्यूरिटी सोल्यूबल नहीं होगी। आइए थोड़ा मैं और अच्छे से समझाता हूं, ठीक है ना बच्चों। मान लो हमारे पास, सुनना, एक मेटल का रॉड है, सुनना अच्छे से, ये मेटल का रॉड है, ये मेटल का रॉड है, दिस इज रॉड ऑफ मेटल। और आपका मेटल कैसा है जल्दी बताओ? रिफाइन कर रहे बोले तो इम्प्योर है, इम्प्योर मेटल है, ठीक है ना। ये बात सबको क्लियर है? जल्दी बताओ। एक रॉड है मेटल का जो कि इम्प्योर है। अब मैंने इसको क्या किया, इसको एक एक कंटेनर के अंदर मान लो रख दिया, और अब मैंने क्या किया, एक हीटर है मेरे पास, यहाँ पे एक हीटर है, ये ग्रीन कलर का आपके पास हीटर है, हीटर लिख देता हूं, हीटर, जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर देता है। अब मुझे बताओ, अगर मैं इस मेटल रॉड को यहाँ पे हीट करूं, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों? आप खुद से बताओ, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा यहाँ का? तो आप बोलोगे सर ये मेल्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा मेल्ट। जल्दी बताओ, यहां तक की बातें सबको क्लियर हो रही है? अब ये वाला हीटर मूवेबल होगा, बोले तो इस हीटर को हम मूव कर सकते। मान लो हीटर को मैं इधर लेके आ गया, बच्चों सुनना, हीटर को अब मैं इधर लेके आ गया, तो ये वाला यहाँ पे हीटर है, मान लो ये वाला हीटर यहाँ पे, तो ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका? जल्दी बताओ, मेल्ट हो जाएगा। आप सबको समझ में आ रहा है? जहां जहां हीटर में मूव करूंगा, वहां वहां पे जो सॉलिड, जो आपका इम्प्योर मेटल है वो मेल्ट होते चलेगा। अब मेरी मेरी बात कान खोल के सुन लो, बहुत अच्छे से सुन लो। आप सबको पता है बच्चों, अच्छे से सुनना, मजा आ जाएगा आपको। देखो मान लो ये येलो वाला आपका हीटर है, ठीक है ना, ये मूवेबल है, इधर मूव कर रहा हूं इसको मैं। अब यहाँ पे मान लो ये ब्लू कलर की इंप्यूरिटी यहाँ पे, ठीक है ना। अब मैं हीटर को यहाँ पे रखता हूं, तो ये वाला मेल्ट हो जाएगा। अगर मेटल मेल्ट हो गया तो इंप्यूरिटी इसमें डिजोल्व हो जाएंगी। अब जैसे जैसे मैं हीटर इधर मूव करूंगा,
ये मेल्टेड पार्ट थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ जाएगा, और जैसे जैसे मेल्टेड पार्ट आगे की तरफ जाएगा इम्प्यूरिटी मूव करने लगेंगी, तो इम्प्यूरिटी इधर की डायरेक्शन में मूव करेंगी। जैसे जैसे हीटर को मैं मूव करूंगा इम्प्यूरिटी इधर मूव करेंगी। मैं वापस से क्या करूंगा, मान लो थोड़ी इम्प्यूरिटी इधर आ गई, इस तरफ आ गई, थोड़ी सी इम्प्यूरिटी इधर आ गई, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, वापस से हीटर को इधर से इधर मूव किया, रिमेनिंग इम्प्यूरिटी आगे की तरफ मूव करने लगेंगी। वापस से मैं वापस इधर आ गया। ऐसे करते करते मैं क्या कर दूंगा जल्दी बताओ, हमारी इम्प्यूरिटी मेल्ट सॉलिड में सोल्यूबल है, तो हीटर को मैं ऐसे मूव करूंगा, जो मेल्ट पार्ट है वो आगे आगे जाते, मतलब मेल्टेड जो भी आपका मेल्टेड सॉलिड है आगे की तरफ शिफ्ट होगा, और उसके अंदर इम्प्यूरिटी भी शिफ्ट होगी। इस तरह हम एक तरफ इम्प्यूरिटी लेके आ जाएंगे। मान लो यहाँ पे इम्प्यूरिटी में लेके आ गया, और हम इसको क्या कर देंगे, अभी कट कर देंगे। कट करने के बाद हमें 99.99% प्योर क्या मिलेगा, हमारा मेटल मिलेगा। दिस मेथड इज नोन एज जोन रिफाइनिंग। इसको जोन के, देखो जोन बना रहे हैं ना हम मेल्ट कर करके, इस तरफ का जोन जो होगा ना ये इम्प्योरिटी का जोन होगा। दिस यहाँ पे कट कर देंगे और ये वाला हमें प्योर मेटल मिल जाएगा, जो कि 99.99% प्योर मेटल होगा। आप सबको जोन रिफाइनिंग का मीनिंग समझ में आया बच्चों, किस तरह से हम मतलब रिपीटेड उस हीटर को ऐसे रिपीट कर रहे थे एक ही डायरेक्शन में, और इम्प्योरिटी जो थी एक तरफ मूव करने लग जाएंगी मेल्टेड सॉलिड में, क्योंकि वो मेल्ट इसमें डिजोल्व होगी। तो जो आपका सॉलिड पार्ट है वो तो एज इट इज रहेगा, और इम्प्योरिटी ऐसे इधर की तरफ मूव करने लगेंगे, और एक तरफ अगर इम्प्योरिटी आ गई तो उसको हम कट कर देंगे। जल्दी बताओ सबको, सबको जोन रिफाइनिंग समझ में आई बहुत अच्छे से? जल्दी से मैसेज करके बता दो मुझे एक बार। मजा भी आ गया होगा आपको सर, कि कुछ तो भी अच्छा मिला। अब देखो जोन रिफाइनिंग हम कहाँ पे यूज करेंगे, जनरली सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम जोन रिफाइनिंग यूज करते। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनो, आपको एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा, जोन रिफाइनिंग ZR लिख देता हूं मैं, किन किन मेटल के लिए यूज की जाती है। तो याद रखना, सबसे पहला तो सिलिकॉन, दूसरा तो बोरॉन, जर्मेनियम, गैलियम, इंडियम, इनको याद रख लो। यहां से एज इट इज मैं बता रहा हूं ना, आया हुआ क्वेश्चन, कुछ पूछा जा सकता है कि जोन रिफाइनिंग के लिए कौन कौन से मेटल हम यूज करेंगे। तो सिलिकॉन का जोन रिफाइनिंग करना होता है, बोरॉन, जर्मेनियम, गैलियम और इंडियम। बोलो बच्चों सबको क्लियर है? मैसेज करके बताओ। ये मेटल सबको याद हो जाएंगे, इनको या एक बार देख लेना, ठीक है ना। सिलिकॉन, बोरॉन, SBI GG, ऐसे लिख दो ना, SBI GG, SBI GG, ऐसे याद कर लो। सिलिकॉन, बोरॉन, इंडियम, और GG बोले तो जर्मेनियम और गैलियम। हो गया याद सबको? चलो आगे बढ़े अभी। चलो मुझे बताओ, जोन रिफाइनिंग की सारी चीजें सबको क्लियर है बच्चों? जोन रिफाइनिंग की सारी चीजें सबको क्लियर है? जैसे जैसे हम मूव करेंगे इधर से उधर, हीटर के साथ ऊपर वाला मेल्टेड पार्ट आगे मूव करेगा, उसके अंदर इंप्यूरिटी सोल्यूबल होगी, वो भी आगे की तरफ मूव करेंगे। ऐसे रिपीटेड कर करके हम इंप्यूरिटी को सेपरेट कर देंगे। आगे बढ़ू क्या बच्चों, आगे बढ़ू? आगे बढ़ू क्या अभी, जल्दी बताओ। चलो आगे बढ़ता हूं। वेपर फेज रिफाइनिंग, ये वाली चीज ये भी सुन लो, बहुत यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है। देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, फॉर नीट एंड सीईटी एग्जाम दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग। यहां से भी क्वेश्चन आता है वेपर फेज रिफाइनिंग। बस एक दो टर्म डिस्कस करने दो, फिर आप सारे क्वेश्चन हम तेजी के साथ 45 मिनट्स में नेक्स्ट क्वेश्चन सारे डिस्कस कर लेंगे। बच्चों वेपर फेज रिफाइनिंग का क्या मीनिंग है, तो याद रखना, हमें ना क्या करना पड़ता है पता है, मेटल में इंप्यूरिटी होती है, मेटल में होती है इंप्यूरिटी, जो कि इंप्योर होता है, 99% प्योर होता है, ठीक है ना। अब वेपर फेज रिफाइनिंग में क्या करना पड़ता है कि मेटल होता है, उसके साथ इंप्यूरिटी होती है, हमें ना इस मेटल को उठा के ओलाटाइल करना पड़ता है। ओलाटाइल मतलब क्या है सर? ओलाटाइल बोले तो उसका उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा कम करना पड़ता है। ओलाटाइल बोले तो सर, मेटल को उठा के ले जाओ, यहां से उठा के ले जाओ और ओलाटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट कर दो। आप समझ में आया सबको? नीचे की तरफ इंप्यूरिटी रह जाएंगी। मेरी बात को अच्छे से सुनो, बहुत अच्छे से सुनो। वेपर फेज रिफाइनिंग में क्या होता है, आपका जो मेटल है ना बच्चों, इस मेटल की रिएक्शन हम किसी रिएजेंट के साथ करेंगे, किसी रिएजेंट के साथ करेंगे, एक कंपाउंड बनेगा दोनों से, जो कि कैसा होगा, वोलाटाइल होगा, जो कि ऊपर की तरफ निकल जाएगा, इजीली वेपराइज हो जाएगा। और मान लो ये गैस फेज में ऊपर की तरफ निकल गया, उसको हम कलेक्ट करेंगे। इस कंपाउंड को हम क्या करेंगे जल्दी बताओ? कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट, ठीक है ना। इस कंपाउंड को हम कलेक्ट करेंगे, और नीचे क्या बच जाएगा आपका, इंप्यूरिटी नीचे की तरफ बच जाएगा। समझे या नहीं समझे? मैंने क्या बताया बच्चों, आपका जो मेटल था वो की इंप्यूरिटी के साथ था, तो हमने मेटल के एक रिएजेंट के साथ रिएक्शन की, और मेटल हवा में चला गया, ऊपर चला गया, मजे से उड़ गया, भुरभुर हो गया, नीचे इंप्यूरिटी बची।
अब उस मेटल का जो कंपाउंड था उसको हमने कलेक्ट किया, और इस कलेक्ट कंपाउंड को हमने क्या किया, हाई टेम्परेचर पे हीट किया। हीट करने के बाद हमें मेटल मिला जो कि कैसा होगा, एकदम प्योर होगा, बहुत ज्यादा प्योर होगा, एकदम प्योर होगा। और इसके साथ साथ जो भी चीज मिलेगी वो भी भूर हो जाएंगी। बोले तो वोलाटाइल कंपाउंड जो भी बनेगा हमें उसको कलेक्ट करना है हमें। देखो और अच्छे से समझाता हूँ। देखो मान लो, एक ऐसा ये मेरे पास है बीकर है, ठीक है ना बच्चों, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। बच्चों इस बीकर के अंदर मान लो निकेल है, मेरा निकेल है, ठीक है ना। और निकेल के साथ साथ बच्चों ग्रीन, ये ग्रीन इंप्यूरिटी दिख रही है ना सबको, इंप्यूरिटी हमारे पास निकेल है और निकेल के साथ इंप्यूरिटी है। अब मैंने क्या किया बच्चों, बहुत अच्छे से सुनो बच्चों, मैंने ऊपर से कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड किया, चार, मान लो चार, चार लिख देता हूं जानबूझ के, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पास की। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पास की, कार्बन मोनोऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगा, निकेल के साथ करेगा, इंप्यूरिटी के साथ नहीं करेगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड चार है, निकेल के साथ रिएक्ट करने के बाद एक वोलाटाइल कंपाउंड बनेगा जो कि पूर्ण हवा में चला जाएगा, उसका नाम है NiCO4 टेट्रा कार्बोनिल निकेल। क्या बना बोलो भाई, NiCO4 टेट्रा कार्बोनिल निकेल, जो कि था वोलाटाइल। अब ये येलो वाला जो था ना, येलो वाला, इसको मैंने कलेक्ट किया, इस येलो वाले को मैंने क्या किया, एक बाउल के अंदर, एक बीकर के अंदर कलेक्ट किया, ठीक है ना। इसको मैंने कलेक्ट किया, इसको फिर से मैंने हीट किया, और हीट करने के बाद आपका CO वापस से चला जाएगा एयर के अंदर, और आपके पास मिलेगा निकेल। अब निकेल देखो पहले इंप्यूरिटी थी, अब निकेल कैसा है जल्दी बताओ, प्योर है। दिस मेथड इज नोन एज मॉन्ड्स प्रोसेस, इसी प्रोसेस को बोला जाता है मॉन्ड्स प्रोसेस, दैट इज वेपर फेज रिफाइनिंग ऑफ निकेल। तो अगर क्वेश्चन पूछा निकेल का वेपर फेज रिफाइनिंग किस प्रोसेस से किया जाता है, तो याद रखना मॉन्ड्स प्रोसेस यूज टू रिफाइनिंग ऑफ निकेल। चलो क्लियर है सबको, बताओ जल्दी से बच्चों, मैसेज करके बताओ समझ में आया सबको, क्या किस तरह से मैंने बताया। वापस से देखो, सुनो वापस से बच्चों, निकेल है हमारे पास, देखो निकेल की रिएक्शन हमने कार्बोनिल के साथ की, और इसके साथ इम्प्योर है, इम्प्योर निकेल है, इम्प्योर निकेल। तो हमारे पास NiCO4 बन जाएगा। अब इस NiCO4 को मैंने क्या किया, अब इंप्योरिटी तो इधर बच जाएंगी, इधर बच जाएंगी, इसको मैंने वापस से हीट किया, हमारे पास बनेगा निकेल, जो कि कैसा होगा बोलो भाई, प्योर प्लस CO। जल्दी बताओ मॉन्ड्स प्रोसेस सबको क्लियर है, मैसेज करके बताओ कि हाँ सर मॉन्ड्स प्रोसेस क्लियर है, यस और नो, बताओ बताओ रे। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एक और प्रोसेस है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, जिरकोनियम लेता हूँ, सेम निकेल की जगह पे जिरकोनियम, उसके साथ में आयोडीन की रिएक्शन करता हूँ, ठीक है ना। जैसे मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड की थी वैसे आयोडीन की करूंगा। मुझे मिला ZrI4 जो कि वोलाटाइल था, इसके साथ इंप्यूरिटी थी बच्चों, ये इंप्यूरिटी थी इसके साथ, ये वोलाटाइल बन गया। अब वापस से मैं वोलाटाइल को क्या करूंगा, अब मैसेज करके बताओ, हीट करूंगा, मुझे जिरकोनियम मिलेगा, और ये कैसा होगा हमारा, प्योर, अल्ट्रा प्योर, लिख देता हूं अल्ट्रा प्योर, ज्यादा से ज्यादा प्योर जिरकोनियम और आयोडीन। चलो भाई समझे, इस प्रोसेस को नाम दिया गया, इस प्रोसेस का नाम सुनो, वैन वैन अर्केल या अक्रेल बोला जाता है, वैन अक्रेल मेथड। सेम है भाई, डिफरेंस समझ में आया। याद रखना जिरकोनियम और ZR और TI, जिरकोनियम और टिटेनियम के लिए ये वाली मेथड यूज की जाती है, और निकेल के लिए मॉन्ड्स प्रोसेस यूज की जाती है। जल्दी बताओ आप बच्चों, आप क्लियर है सबको, वैन अक्रेल मेथड और मॉन्ड्स प्रोसेस का डिफरेंस सबको समझ में आया क्या, बोलो भाई आया क्या, जल्दी बताओ, सबको आया समझ में डिफरेंस, मॉन्ड प्रोसेस एंड वैन अक्रेल मेथड। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। अब सब क्या करो, अब हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर, मैं बता रहा हूं तेजी से क्वेश्चन आंसर करोगे आप। और हाँ एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो याद रखना ऑलवेज, ये वाली चीज आप याद रख लो, गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है ना, किसकी, सल्फाइड ओर की, सल्फाइड ओर की, याद रखना सल्फाइड ओर की जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है, फॉर्मेशन ऑफ सल्फाइड ओर की, जो ओ ऑलवेज क्या होती है, ग्रेटर होती है, किससे। देखो ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है तो मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता, और यहां से अभी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। सल्फाइड ओर की जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है ना, वो ज्यादा होती है किससे, CH2NH2S से। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि जब सल्फाइड बनेगा, जब सल्फर बनेगा, तो सल्फर की, सल्फाइड ओर बोले तो सल्फर देख लो आप, सल्फर या सल्फाइड ओर की जो गिब्स फ्री एनर्जी होगी किससे ज्यादा होगी, कार्बन और हाइड्रोजन से, H2 और CH2। और याद रखना ये दोनों कभी भी
ये दोनों कभी भी सल्फाइड ओर को रेड्यूस नहीं कर सकते। कभी लिया मैंने इनको रिडक्शन के टाइम पे, CH2 और CH2 और H2O कभी भी सल्फाइड ओर को रिड्यूस नहीं कर सकते। समझ में आया सबको मैंने क्या बताया? बस 2-3 सेंटेंस याद रख लो अच्छे से, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो आपको एज इट इज आएगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, सल्फाइड ओर की जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है किससे? CH2 एंड H2O से। दूसरी बात, CH2 और H2O कभी भी सल्फाइड ओर का रिडक्शन नहीं कर सकते। ये दोनों सल्फाइड ओर का रिडक्शन नहीं कर सकते। समझिए अभी? चलो अब क्या करो, आप सब रिज्वाइन कर लो, हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सब क्या करो, रिज्वाइन कर लो, ठीक है ना? रिज्वाइन कर लो।